अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। इस वक्त हम कराची के एक बहुत अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से मुंसलिक है। हमने देखा कि 2019 में भी 30 से ज़ायद अमवात हुई। हम फ़र्दन उन लोगों के घर गए जहां से मैयतें उठी जिन्होंने अपने जवान बच्चे गंवा दिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक के हीले बहाने हमारे सामने आते रहे। 2020 आ गया, 2020 में लॉकडाउन भी चल रहा है, 2020 में लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो बिल आते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि लोग वो बिल पे करने से कासिर हैं। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी गई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि टैरिफ में बढ़ाव कर दिया गया, जिससे अवाम की जेब पर और ज़्यादा बोझ आया। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास इत्तला पहुंची है कि शाहराह फैसल पर बिजली की तारों से करंट लगने के बायस एक नौजवान जान से गया। अब तक तकरीबन 8 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो हम सवाल उठाते हैं, हम बात करते हैं, हम अवाम की आवाज़ आगे लेकर जाते हैं कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। पता है हर साल मानसून आना है, पता है ये हालात होंगे, पता है सड़कों पर पानी जमा होना है, लेकिन के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं करती। तो आज हम इसी अपने प्रोग्राम के जरिए से आवाज़ भी उठाएंगे, बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सिया के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, शकील बेग साहब जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। ये बात करेंगे हमारे से इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर और लोगों की अमवात का जिम्मेदार कौन है। मिनिस्टर फॉर एनर्जी हमारे साथ होंगे इम्तियाज शेख साहब। हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हों। उसके साथ साथ हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब भी मौजूद होंगे। ये बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अभी नहीं, हम हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं और आज भी हम कोशिश करेंगे इस मसले को हाईलाइट करने और इसका हल तलाश करने की। लेकिन इससे पहले चूंकि अवाम की आवाज़ हम उठाते हैं, अवाम इस मसले पर क्या कह रही है, हालिया गैर एलानिया लोड शेडिंग और लोगों की अमवात से मुतल्लिक, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यार। चलो हम तो यहाँ बैठ गए, हमारी खवातीन वहाँ क्या करेंगे? घर में वो सड़ रही है, अंदर घर में क्या करें? हम मर जाएं? इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम? गरीबों पे रहम करो, अल्लाह से डरो। एक तो ऊपर से कोरोना, ऊपर से तुम लोग कर रहे हो, कुछ करो। ऐसा ना हो आवाम कुछ करे और बाहर आ जाए। माशाल्लाह से जब से जैसी बारिश हुई है वैसी लाइट चली गई और अभी तक आपके सामने देखें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, लाइट है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक ने कराची को तबाह कर दिया है बिल्कुल। 12 घंटे फ्रिज बंद करने के बावजूद भी इतने बिल भेजे जा रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सर बहुत परेशानी है लाइट से, रात को सो भी नहीं सकते हैं, दिन को ड्यूटी करते हैं, रात को जब सोने जाते हैं तो आगे लाइट नहीं होती है और बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब सुबह ड्यूटी का टाइम होता है तो उधर नींद आ जाती है, फिर ड्यूटी क्या करेंगे हम लोग? आधी रात को भी चली जाती है, लोगों ने ड्यूटीज़ पे जाना होता है, पूरा दिन लाइट नहीं होती है, लॉकडाउन है, नौकरियां नहीं है, कैसे बिल देंगे? लोगों की दुहाई आपने सुन ली, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में शकील बेग साहब मौजूद हैं। चूँकि अवाम की बात करते हैं, ख़ुद भी हम अवाम ही हैं, तो शकील साहब ये तो जुल्म हमारी अवाम पर, ख़ास तौर पर कराची पर एक अजाब बन गया हुआ है कि इलेक्ट्रिक, बजाय इसके कि अवाम को कोई सहूलतें दी जाए ऐसे वक्त में जब रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, करंट लगने से भी मर रहे हैं, बिजली है नहीं, लंबे लंबे बिल आते हैं। अब कहाँ जाएगी अवाम? इस वक्त मानसून की बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। अभी कल देखे थोड़ी सी बारिश हुई, कोई इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है और इसको मैं बारिश भी नहीं समझता। इनके अपने फीडर भी बैठ गए, फीडर के साथ साथ फीडर बैठे जो अपनी जगह बैठ गए, लेकिन जो बिजली जो थी उन इलाकों में नहीं आई। फिर उसके अलावा करंट लगने से, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ, इससे भी इन्होंने नहीं सीखा। इन्होंने अर्थिंग का ज़रूर कहा कि हम अर्थिंग सिस्टम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बिजली ट्रैप कर जाएगी, ये हो जाएगी। अर्थिंग सिस्टम भी इन्होंने वो तरीके से नहीं किया, बल्कि एक सिर्फ नुमाइश की गई, खड्डे खोद कर, जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, मामूली से गड्ढे खोदे गए और खोद कर उसके अंदर जो तारें डाली गई वो भी लोहे की डाली गई, कॉपर की वायर नहीं डाली गई। क्योंकि बेसिकली शुरू से ही के इलेक्ट्रिक का जो टारगेट रहा है वो कॉपर की वायर रही, क्योंकि अरबों रुपए उस पर उसने कमा लिए हैं, अरबों रुपए जमा करके। उसके बावजूद ये नहीं कि वो बिजली एनर्जी मजीद बनाते, बजाय बिजली बनाने के बिजली आज देखें, जबकि आज से 1 महीना पहले हमारे वजीर खजाना जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनाब 25,000 मेगावाट बिजली इस वक्त पाकिस्तान में इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही जितनी हमारे पास है। तो वो बिजली कहाँ चली गई? अच्छा, के इलेक्ट्रिक कहता है कि मुझे फ्यूल नहीं मिल रहा, के इलेक्ट्रिक कहता है कि मुझे जो है ना इस वक्त पेट्रोल फर्नेस ऑयल की कमी है, मुझे गैस नहीं मिल रही। जबकि जो SSGC है,
गवर्नर हाउस में जब मीटिंग होती है उसमें वो कहा जाता है इनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आम अगर हम इंसान, अगर जैसे हम लोग जब सड़कों पे जा रहे हैं, वहां जब हालात देख रहे हैं, तो अवाम तो इस वक्त इस वजह से परेशान है कि बिजली है ही नहीं। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, के इलेक्ट्रिक वाले ये जवाब पेश करते हैं, बल्कि मैं तो इसे बहाना और उज़र ही कहूंगी कि जी हमारे पास इस वक्त लॉकडाउन की वजह से प्रेशर बिजली पे ज्यादा आ गया है, क्योंकि लोग घरों में मौजूद हैं, तो इस वजह से हम बिजली की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ इंडस्ट्री भी बंद है और घरों पे तो पहले ही लोग मौजूद रहते थे, पूरा घर तो कमाने के लिए घर से बाहर नहीं चला जाता था ना, उतनी कंजम्पशन थी। तो इन हालात में आप लोगों ने तो प्रोटेस्ट भी किया, आवाम के लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन के इलेक्ट्रिक इतने अरसे से अपना किबला नहीं सुधार सका। तो अभी आपको क्या लगता है कि कोई हालात में बेहतरी देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि जो के इलेक्ट्रिक की बात करता है ना, कभी ये कहता है कि ऑयल नहीं है इसलिए प्लांट नहीं चला रहे, कभी कहता है गैस नहीं है इसलिए प्लांट नहीं चला रहे, कभी कहता है लोग घरों में इसलिए डिमांड बढ़ गई है। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कराची में जो डिमांड है, जो अगर फुल लोड हो तो भी वो 3000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जबकि इंडस्ट्रीज जो है तकरीबन 30 to 40% कैपेसिटी पे चल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन आप 25-30% बिजली जो है ना आपके पास इस वक्त वैसे ही कम हो गई, बल्कि ज़्यादा मैं कहूँगा। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें 7 बजे सारी मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो फिर आप पहले तो मार्केटें खुला करती नहीं, पहले तो शादी हॉल खुलते थे, ये शादियों का सीजन था, इसमें शादियां होती थी। तो अब ये सब बंद पड़ा हुआ है, सारी जो है वो रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हुए हैं, सारे होटल्स बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ जो है वो टेक अवे चल रहा है। तो इस सूरत हाल में तो इनका लोड जो है वो 60% के ऊपर, तकरीबन 50 to 60% पर है। इस पर भी अगर कराची के लोगों को बिजली नहीं सप्लाई कर रहे तो उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि ये ऑयल के प्लांट नहीं चलाते हैं, पैसे बचाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इनका सिस्टम, जो इन्वेस्टमेंट इनको मुआहदे के मुताबिक करनी थी 3 साल में $361 मिलियन, वो उन्होंने की ही नहीं थी और आज तक भी नहीं की है। सिर्फ प्रॉफिट कमाया है, इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने तांबे के तार, जिस तरह भी शकील बेग साहब कह रहे थे, वो चोरी कर लिए और एल्यूमिनियम के तार लगाए हैं। इसलिए इनकी जो पूरी ट्रांसमिशन की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ट्रिप हो जाता है, बारिश होती है तो ट्रिप हो जाता है, और उसके बाद अगर गर्मी बढ़ती है तो ट्रिप हो जाता है। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि भाई अर्थिंग में आपको, अब पिछले साल जब 50 से ज़्यादा बात हुई थी, हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट में हम गए थे, हम खुश हो रहे थे कि इन्होंने कुछ काम शुरू कर दिया है, और मैंने बर्मिला टीवी पे इस बात को कहा कि इन्होंने कुछ ना कुछ काम शुरू किया है। लेकिन आज सूरत हाल सामने आ गई कि अभी भी खंभों में जो है वो इस वक्त करंट आ रहा है और इतनी सारी अमवात अब तक हो चुकी हैं। अब बताइए कि इसको क्या कहेंगे, ये कत्ल नहीं है तो और क्या है? जी हाफिज नईम साहब, हमें ज्वाइन किया इम्तियाज शेख साहब ने भी, तो आपने जो बातें की हैं जरा आपके सवालात के जवाबात मैं ले लेती हूँ इम्तियाज साहब से भी। वजीर तवानाई हैं इम्तियाज शेख साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज साहब, आप यकीनी तौर पर हाफिज नईम साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे, शकील बेग साहब से भी हमने जो सवाल किया था वो भी आपने सुना। हम ये बात करें कि लोड अब तो कम हो जाना चाहिए, टाइमिंग मार्केट्स की जो है आपने मुख्तस कर दी 7 बजे तक, उसके बाद शादी हॉल्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, इंडस्ट्रीज का लोड 30% पे चला गया है। उसके बावजूद हम रोना रोते हैं कि एनर्जी क्राइसिस है। हम तो जब से सुन रहे हैं एनर्जी क्राइसिस ही चल रहा है। क्या कभी ठीक हो पाएगा या नहीं? इंशाल्लाह जी ठीक जरूर होगा, लेकिन जो बात हाफिज साहब ने की है उसमें बहुत हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको एक इन्वेस्टमेंट करनी थी अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की, वो भी ये सिस्टम अपने आप अपग्रेड नहीं कर सके। नंबर 2, इनको जो चलाने हैं अपने पावर हाउसेज जो कि उस पर ऑयल पे चलते हैं, पहले तो उन्होंने कहा था, हमें ऑफिशियली भी उन्होंने MD जो हैं KE के जो हैं CEO, उन्होंने आके बताया कि जी शॉर्टेज है, फेडरल गवर्नमेंट ने बंद की हुई है पाबंदी। कुछ हद तक बात उनकी सही थी, कुछ हद तक बात ये भी सही है कि ये खुद भी अवॉइड करते हैं क्योंकि महंगा फ्यूल है इसलिए वो नहीं चलाते। लेकिन अभी इन पिछले दिनों उनको फ्यूल मिल भी नहीं रहा था। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि तकरीबन 50% नहीं तो 40% तक इनको रिलीफ मिला हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन की वजह से, जो भी मतलब शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं। असल में देखें मसला ये है कि हमने इनको मतलब बात भी की है, हमने नेपरा को भी कॉल किया है, नेपरा भी आ रही है इधर, हमने अपने तौर पे भी इंक्वायरियां शुरू की हुई हैं इनके खिलाफ। अब मसला ये है कि टोटली इनका कंट्रोल है फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो और फेडरल गवर्नमेंट के वजीर कहते हैं मेरा वास्ता नहीं है। 29 की 39% फेडरल गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। 3 डायरेक्टर्स उनके हैं, 4 डायरेक्टर्स उनके हैं जो कि उसमें वो उसमें बैठते हैं, इनके बोर्ड्स में। तमाम फैसले नेपरा करता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसका लिंक है। इम्तियाज साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर। आपने कुछ बातों से इत्तेफाक भी किया जो यहाँ पर हमारे पैनल में हो रही है, फिर आपने कहा कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक भी कहीं ना कहीं सही है, तो इस तरह तो आवाम के मसले हल नहीं होंगे। अगर फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ही बेबस हूँ और उनको सब्सिडी भी दी
दी जा रही है, फिर वो स्टेक होल्डर भी हैं और उसके बावजूद टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, तो सारा नस्ला तो अवाम पे गिर रहा है। अवाम के लिए फिर काम करेगा, चेक एंड बैलेंस कहाँ चला गया? आप मेरी बात भी सुनिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट वालों को उनको शर्म नहीं आती है। इनके एमपीए मैंने धरने पे बैठ गए जाके इनके, भाई तुमने अगर करना है तो तुम जाके प्राइम मिनिस्टर से बैठ के फैसले लो ना। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं फैसले करता? प्राइम मिनिस्टर फैसला करे, रिसाइन करे, इनका लाइसेंस खत्म करे, रिवोक करे, किसी और इदारे को दे दे। मतलब ये तो तरीका नहीं हुआ ना कि लोग। जाहिर है हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक जाने गवाते रहेंगे? और इतने अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती तो हमारे हवाले कर दे, हम सिंध गवर्नमेंट संभालने को तैयार है। आप जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम देखें जी, मतलब जो भी चीज होगी जरूर करेंगे। असल मसला जो उनको फैसले लेने वो लेते नहीं है, सब्सिडी इनको दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ चीजों में इनकी जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। और फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने, ये धरना दे रहे हैं, या तो ये लोग धरना दे रहे हैं तो वजीर आजम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। नंबर 2, वजीर आजम पाकिस्तान के अंडर में आता है, पूरे के पूरा पावर डिवीजन के अंडर में आता है। हमारा तो उसमें इसके बोर्ड में हमारा मेंबर भी नहीं है कोई, जो हम मतलब सिंध गवर्नमेंट को करें। अच्छा शेख साहब, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक की जो स्पोक्स पर्सन है नूर अफशा, वो हमारे साथ आ जाएं ताकि जो सारी बातें हो रही हैं उस पर वो कुछ रोशनी डाल सकें और अपना वर्जन भी हमारे तक पहुंचा सकें। तो अभी हम एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 24 घंटे के 48 घंटे लाइट दे रहे हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती और सोने पे सुहागा ये है कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? खुदारा जागो, सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। 19,000 का बिल आया, 19,000 का। मेरे पास 2 फैन चल रहे हैं, एक फ्रिज है और 7 है। यहाँ आकर मैंने बोला है कि भाई इसका ये क्यों, कहते आपको पढ़ना पड़ेगा। रात भर यही असर होता है, मैं नीचे जाके बैठ जाती हूँ। हम ना रात को सोई ना दिन को सोई, दिन को भी लाइट जाए, रात को भी हमारे बिल भरे हुए सबूत ही है। इसके बावजूद हम क्या, ये तो जिंदा मार दिया इन लोगों ने। अब क्या लेट चली जाती है, बंदे देखो अंदर पड़े हुए हैं बेचारे बीमारी से, आज कितने दिन हो गए। और हम लोग परेशान है। रात को रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना हम लोग। ये बिल आते हैं, बिल भरते हैं, पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते हैं, क्या करेंगे गरीब लोग? क्या करेंगे? भूख मारेंगे या रोटे में सोएंगे? तो रोड में सोएंगे, क्या करेंगे? इस वक्त हमारे साथ हाफिज नईम साहब भी मौजूद हैं, शकील बेग साहब भी मौजूद हैं। अभी हमने इम्तियाज़ शेख साहब की गुफ्तगू सुनी, आप हजरात ने भी सुनी। तो हाफिज साहब आप बताएं कि सिंध हुकूमत की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। और फिर वही मेरी बात कि चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल अपने आप को मेरे ख्याल में समझती है कि वो इससे बालातर है, नहीं ध्यान दे रही। तो फिर सिंध में जो कुछ हो रहा है, कराची के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत पर आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखें, मैं आपको बताऊं, विफाकी हुकूमत तो बराह रास्त जिम्मेदार है, इसलिए कि अभी उन्होंने कीमत बढ़ाई है ₹2.89। जिस काम के लिए तो वो बिल्कुल है, ये फैसला करने के लिए वो बहुत आज़ाद हैं, लेकिन कराची के अवाम को रिलीफ देने के लिए वो बिल्कुल भी जो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाइए सिंध हुकूमत की तरफ। सिंध हुकूमत अगर ये कहती है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शेख साहब पता नहीं उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे या नहीं थे, लेकिन 2009 में अबराज ग्रुप जो है, अबराज ग्रुप को ये किसने बेचा था? 2005 में मुशर्रफ और एमक्यूएम ने मिलकर बेचा था जमहूर को। फिर उसके बाद 2009 में इसको दोबारा बेचा गया कराची के इस इदारे को, जो 16 अरब रुपए में बिक गया था 2005 में। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बेचा था, विफाक में पीपल्स पार्टी थी, सूबे में पीपल्स पार्टी थी। उसके बाद से लेकर अब तक आज तक सुई सौदर्न गैस के साथ इनका कोई सेल एग्रीमेंट ही नहीं हो सका। बगैर एग्रीमेंट के 80-90 अरब रुपए की तो लायबिलिटी है सिर्फ के इलेक्ट्रिक पास। ये भी तो हमारा इदारा है, हमारे टैक्सों से चलने वाले ये इदारे हैं। इसके बाद आप मुझे बताइए, तो 4-5 साल तो इनकी हुकूमत मौजूद रही थी। और अभी भी जब इनके नूरियाबाद के जो ओमनी ग्रुप का था, जो जरदारी साहब की जिसमें शराकत है प्लांट, और उसमें गैस की सप्लाई नहीं हो रही, तो पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे में एहतजाजी तहरीक चलाई थी लोड शेडिंग के खिलाफ। जैसे ही शाहिद खान अब्बासी यहाँ पहुंचे और उन्होंने गैस की बहाली उनको दे दी बगैर पिछली लायबिलिटीज दिए हुए, और उनको नूरियाबाद में गैस मिली, पीपल्स पार्टी का एहतजाज खत्म हो गया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम टैरिफ के खिलाफ गए नेपरा में, जमात इस्लामी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जो गई है, और वहां पर हमें अफसोस हुआ कि जब हुकूमतों ने, सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत ने टैरिफ बढ़ाने पे हिमायत जाहिर की, इलेक्ट्रिक को फेवर दिया, तो यहां यह सवाल पैदा होता है कि एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, और पहले नून लीग, ये सारे मिलकर के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। और अबराज ग्रुप का मामला क्या है? उसका फाउंडर सीईओ इस वक्त गिरफ्तार है बरतानिया में, उसके ऊपर 315
मिलियन जो है डॉलर की पेनल्टी लगी दुबई में, और अब वो वहां पर बहुत फ्रॉड के अंदर गिरफ्तार हुआ। उसको हिस्ट्री में, यूके की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जमानत उसको मिली है, फिर भी चिप लगाकर हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और ये सारे मिलकर जो है वो हमें लूट रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो ओवर बिलिंग होती है कहां शिकायत लेकर जाए? आप ये बताइए, मीटर तेज चलता है 50%, 35% इनका मीटर तेज चलता है। कोई इदारा नहीं है, ना विफाक ने बनाया है, ना सूबा इस पर आवाज उठाता है कि इंडिपेंडेंट इदारा हो जो मीटर चेक कर सकता हो। आप ये बताइए कि आवाम 20-25 अरब रुपए क्लॉ बैक के इनको वापस करने थे, इन्होंने वापस नहीं किए। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस क्यों नहीं हो रहे? अच्छा हाफिज साहब, इस वक्त हमें स्पोक्स पर्सन के इलेक्ट्रिक के स्पोक्स पर्सन ने ज्वाइन किया है, नूर अफशा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो मैं भी करना चाह रही हूँ, आप भी करना चाह रहे हैं, बेग साहब भी करना चाह रहे हैं, तो हम उनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि ये अजाब कब तक हमारे पे मुसलत रहेगा। एक जिम्मेदारी अगर आपको दे दी गई है तो वो ठीक तरीके से पूरी क्यों नहीं हो रही, और हम नुकसान पे नुकसान उठाए जा रहे हैं, सिर्फ माली नहीं, जानी नुकसान जिसका कोई मदावा किसी सूरत नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, सुने पूछे उनसे भाई वो चाहते क्या? जाए नसीब जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अच्छा जी, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो बेग साहब, बड़े सवाल आते हैं हमारे। सवालात क्या है मैं तो जानता हूँ। कंटेनर पे खड़े होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहा करते थे कि 8 रुपए कुछ पैसे का यूनिट है, ये बहुत महंगा बिजली मिल रही है, हम बिल नहीं भरेंगे। मुझे याद है ये भी कहा गया सिविल नाफरमानी करेंगे। आपने जनवरी में प्राइस बढ़ाई, फिर उसके बाद 2 रुपए 89 पैसे फिर बढ़ा दिए। ओ भाई कौन है अच्छा नेपरा कौन सा अदारा है? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो 6 लोगों को लेकर एक 5 स्टार होटल में बैठकर फैसले करने वाला अदारा कोई अदारा होता है, वो जो लिख देता है उसको वज़ीर आज़म साहब साइन कर दे। अब कौन सा नेपरा से पूछा गया? 2 रुपए 89 पैसे बढ़ा दिए गए, बात इतनी सी है। अच्छा फिर अब ये है कि कोरोना चल रहा है तो चले ऑनलाइन लोगों से पूछ लेते हैं। भाई आप पूछते जरूर हैं, करते वो हैं जो आपको कहा जाता है, जो आपको कहा जाता है आप उसी पे अमल करते हैं। बिजली नहीं होती, बिजली की वजह से पानी नहीं होता, क्योंकि एक ही वो उन्होंने वाटर बोर्ड ने कहा हमने तो जो टाइमिंग दी है उसमें पानी आएगा तो मोटर कहां से लाए, मोटर कहां से चलाए? और रही सही कसर आपके इलेक्ट्रिक वो कर रही है जहां कई लोगों ने जनरेटर मिलकर अहले मोहल्ला ने कि एक बड़ा जनरेटर रख के चला लिया, चलो लोड शेडिंग को हम चला ले, वो के इलेक्ट्रिक ने उठा के बंद करवा दिए कई इलाकों में। और ऐसे इलाके हैं कि जो छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर मैंने पहले कहा कि रात को दिन को आग बरसती उन इलाकों में, और हम कोरोना की वजह से परेशान हैं। बेसिकली पीटीआई के एमपी एमएनएस को यह फिक्र नहीं है कि बिजली जा रही है, उनको यह फिक्र नहीं है कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, उनको फिक्र यह लाहक हो गई कि हम अपने हलकों में अब कैसे जाएं, हम इन अवाम को मुंह क्या दिखाएं। तो अब वो बैठ गए उसके दफ्तर के सामने ताकि हम बता सके, छुप के बैठे हैं कि देखो जी हम तो खुद स्ट्राइक कर। ओ भाई तुम किस चीज के मुजाहरे कर रहे हो? तुम तो जाओ नेपरा के दफ्तर के सामने करो, वज़ीर आज़म साहब के वज़ीर आज़म हाउस के सामने करो। कल तो आपका एमएनए आमिर लियाकत तो रो रहा था, वो तो कह रहा था कि वजीर जो बिजली और पानी है उसने तो मना कर दिया कराची के मामलात को देखने के लिए। तो फिर कहां से मामलात सही होंगे जब आपके अंदर ही इंतशार है। हाफिज साहब, आप तो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, पिछले साल भी आपने किया था, आप करते चले आए हैं, लेकिन जो विफाकी हुकूमत का रवैया सामने आ रहा है उस रवैये के मुतालिक क्या हम कहें? देखें हम एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमारा काम तो यह है कि हम मसले को उठाएं और उस पर एहतजाज करें। ज़ाहिर के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, इस इदारे के खिलाफ हम क्या कर लेंगे? हम इसका घेराव कर सकते हैं, हम जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। असल में तो ये हुकूमतों का काम होता है ना कि जब आवाम इस तरह से सड़कों पे निकले हुए हों और इस तरह से जो है वो लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो और आप बड़ी आवाम की बातें करते हो, तो आप अब जो है वो कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अब तो मसला ये हो गया कि इमरान खान जिस चीज़ का नोटिस ले लें उस पर भी लोगों को बहुत परेशानी होती है कि फिर मज़ीद खराबी हो जाती है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं करें, इनका लाइसेंस मनसूख करें, इनका फॉरेंसिक ऑडिट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने, और आपने बिल्कुल ठीक कहा था बेग साहब ने कि ये तो तकरीबन देखें 64.6% जो शेयर है ना, या 66.4% जो शेयर हैं वो के इलेक्ट्राब्राज ग्रुप के हैं। यहाँ पर जो विफाकी हुकूमत है उसके भी जो है वो तकरीबन 25% शेयर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 35 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाता है जब ये इदारा जिस साल, तो विफाकी हुकूमत से, कराची के अवाम से विफाकी हुकूमत को उसमें से जो है वो 25% हिस्सा मिलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सूरत हाल भी आप देखें विफाकी हुकूमत की भी सूरत हाल देखें। 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से 18 अरब रुपए इन्होंने कराची को दिए हैं, सिर्फ वो भी पिछले साल के सारे प्रोजेक्ट आगे कर दिए। आप मुझे बताइए कि, और सूबाई का हाल ये है कि 233 अरब रुपए के जो है तरक्याती बजट में से 3.1 अरब रुपए कराची पे लगाएं। तो ये तो इनकी सिचुएशन है, कराची से इनकी दोस्ती है। आपने कहा ना कि इनके एमएनए एमपीए अपने हलकों में क्या मुंह दिखाएंगे, वैसे ये भी बड़ी मजे की बात है। कराची में जो पीटीआई के एमएनए और एमपीए हैं उनकी 80% लोग जो है वो आवाम को मुंह दिखाते ही नहीं है।
इसलिए नहीं दिखाते कि वो अवाम में रहते ही अच्छा जी, अच्छा जी, अभी हमें बताया जा रहा है कि पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ है आलमगीर साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम इतनी सारे सवाल कर रहे हैं और हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि ये विफाक का कैसा रवैया है। तो आलमगीर साहब, हम बड़े परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक के रवैये से ऐसे लग रहा है कि कोई कराची दुश्मनी की कैंपेन चल रही है जिसमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है कराची को, और अब बिजली के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, बिजली आती नहीं है, लोगों की जाने भी जा रही हैं। तो आप ही कहिए कि कब तक ये हालात ठीक होंगे और विफाक इस पर क्या कर रहा है, कोई पॉलिसी है या नहीं है? देखें, इसके लिए हम MNA जो कराची से हैं, हमने बिजली के मिनिस्टर से मुलाकात की और के इलेक्ट्रिक को एंगेज किया, और आज हम MNA कराची के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतिजाज पजीर बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ एहतिजाज करें। वजह यह है कि इन्होंने पहले हमें एहतिजाज करना आपका बनता नहीं है ना। अब आप लोग विफाक में मौजूद हैं, आपके पास पूरी ताकत मौजूद है, आप मसले हल करें, अब एहतिजाज की सियासत छोड़ दें। अब तो जी अवाम के मसले आपके हाथ में, उनको हल करें। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। बिल्कुल कहिए। 28 जून की इन्होंने हमें तारीख दी थी कि उसके बाद लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा। गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, लेकिन कोई मुतमईन कुन उसका नतीजा नहीं निकला। वजीर तवानाई से हमने बात की और नेपरा को हमने कहा, तो वहां से भी कोई मुतमईन कुन इनसे रिलेटेड कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने आवाज उठाई कि इनका ऑडिट कराया जाए। ये जो ओवर बिलिंग की सूरत में इन्होंने अरबों रुपए बटोरे माजी में, ये सब लिए जाए इनसे, कराची वालों का पैसा था। और दूसरी अहम चीज कि ये मोनोपोली अब खत्म होनी चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि, और नेपरा से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी ये मोनोपोली एक कंपनी ना हो, इस शहर में मजीद टेंडर कराए जाए, मजीद कंपनी इसको लाया जाए। देखिए, इस वक्त मुश्किल क्या आती कि एक कंपनी है। अब ये जो अभी फर्नेस ऑयल की डिमांड का इशू आया था, जो डिमांड इन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में रखनी थी, इन्होंने नाअहली की वजह से वो अब मई में आके वो डिमांड रख रहे हैं। अब मई में जो इंपोर्ट्स करनी है PSO वगैरह वगैरह के जरिए, और ये टोपी डालते हैं पेट्रोलियम पे और नेपरा इनकी तरफ डालता है, तो एक अजीब सी चपकलिश है, समझ नहीं आती। खैर, मकसद ये है कि जब सर्विस में कंपटीशन होगा, 2-3 कंपनीज होंगी, और तो ही इनका इलाज किया जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको यहाँ करना चाहूंगी। आप ये चाहते हैं कि कुछ और कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आ जाएं ताकि जो इनकी मोनोपोली है वो टूटे। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हमारे साथ नूर अफशां साहिबा मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान, क्योंकि आज हमारा मौजू ही यही है। हम इस पर बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये मसले कब तक हम फेस करते रहेंगे। तो नूर अफशां साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। मेरा ख्याल है कि नूर अफशां साहिबा हमें काफ़ी इंतज़ार करवा रही हैं। उनसे इस प्रोग्राम के को लाइन अप करने से बहुत पहले से बातचीत चल रही है। पहले उन्होंने बड़ी शराइत भी रखी थी। मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएं प्रोग्राम में, लेकिन ना आना एक ज़्यादती की बात है कि एक इदारे के मुतालिक बात करें, वो इदारा बिल्कुल खामोश बैठा है, जिससे बहुत से सवालिया निशानात भी उभरते हैं और बहुत सी बातें हमारे जहनों में आती हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते। तो आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वो के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान तो अभी तक नहीं आई हैं, 2-3 बार हम कोशिश कर चुके हैं। इनसे कुछ इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की। जी आलमगीर साहब, ये बेग साहब जानना चाहते हैं कि आपकी मुलाकात होती है स्पोक्स पर्सन से या के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान से? नहीं, मेरी पर्सनली जाती तो कोई मुलाकात नहीं हुई। ये है कि मेरे हल्के में जो इनके ऑफिसेज हैं वहाँ हम इनको इंगेज करते हैं। बहरहाल जो इनके आला जो अफसरान है उनसे हमारे MNA की मुलाकात हुई थी। एक वफद था जिसमें MNA MPS थे और MQM के लोग भी थे, MQM के MPS भी थे, तो वहाँ गवर्नर हाउस में इनसे मीटिंग रही थी। और इसी का मैं कह रहा हूँ कि उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद एहतजाज की तरफ जाना पड़ा, उसके बाद PTI ने एहतजाज का फैसला किया। तो फिर से मैं कहूँ, प्राइवेट कंपनी को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे हुकूमती सतह पर हो और चाहे पब्लिक में जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए इनको प्रेशराइज किया जाए। ब्रेक का वक्त आ गया है, हम ये कर रहे हैं कि नूर अफशां साहिबा आ जाएं,
हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से जो वो कहना चाहती हैं वो कह दें। हमने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत कोशिश करते रहे। अली हाशमी साहब जो कि मीडिया से कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने हमसे वादे भी किए, हमें ये भी कहा गया कि प्रोग्राम के दौरान और लोगों से हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो हम तो ये भी चाह रहे थे कि सिर्फ मेरे सवालों के जवाब ही दे दें, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। मैं फिर भी उम्मीद के साथ इस ब्रेक पे जा रही हूँ कि शायद ब्रेक के बाद नूर अफशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हों और हम तमाम लोगों के सवालों के जवाब दें। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, औरतें बीमार हो रही हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, हर बीमारी यहाँ पे हो रही है। लाइट नहीं है, सुबह को उठो लाइट नहीं है, रात को उठो रात नहीं है। अब हम क्या करें? खुदा का वास्ता लोड शेडिंग बंद करो। ये बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, आजकल गरीबों का हाल बुरा है। एसी तो इस टाइम अपनी खुली मनमानी कर रही है, खुले बिजली के बिल भेज रही है, खुले जो है बिल्कुल लोड शेडिंग कर रही है। गर्मी के इस तरफ आवाम का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं कि लाइट 2-2 घंटे 2.5 घंटे लाइट नहीं है, घरों के अंदर बच्चे बिलक रहे हैं। इन लोगों ने तंग करके रख दिया है कई वालों ने। लोड शेडिंग का बोलते हैं तो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं भाई, ये पीछे से फॉल्ट है, ये वो फॉल्ट का बस दुनिया भर के नमूनेबाजी करके ना हम लोगों को टहला देते हैं। हमारे लोग घरों में कुछ पता नहीं होता, कौन से घर में कौन सा मरीज, रोजाना रात को लाइट बंद कर देते हैं, इनका पता नहीं होता कुछ। रातों को सो नहीं पाते, इतनी गर्मी है, गर्मी में कैसे सो जाए? कोई रीजन नहीं है। मकसद कॉल सेंटर कॉल करो तो बोलते हैं कि वर्किंग चल रही है। किसी भी बीएमटी पे जाके देख लो, पूरे इलाके की कहीं पे भी कोई वर्किंग नहीं चल रही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम कोशिश कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशा साहिबा से बात हो सके। अभी भी हम ब्रेक के दौरान भी कोशिश करते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको मीडिया से शायद कुछ शर्म आ रही है। मेरे ही सवालात जो कि अवाम के सवालात है वो जवाबात देने से कतरा रही हैं। और जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, इतने सारे सवालात हैं, इतने सारे इल्ज़ामात हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनसे पूछनी है। तो आप फिर कमिटमेंट ही ना करती कि हम आपसे बात कर लेंगे, हम आपके गेस्ट का सामना नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आपके सवालों का जवाब देंगे, आप जो मर्जी पूछ लें, हम किसी और से क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं जाना चाहते। अब हम बात करते हैं सिंध हुकूमत की भी और विफाक की भी। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है फारूक सत्तार साहब। उन्होंने ये कब तक ऐसी सियासत चलती रहेगी और इसी तरह सारा नजला अवाम पर गिरता रहेगा? फरहा देखें, पाकिस्तान के आईन में बुनियादी जिम्मेदारी किसी हुकूमत या रियासत की हर शहरी की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत है, ठीक है ना। और फिर अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखें तो उसमें वाटर एंड पावर एक मखसूस मरकज और वफाक के जेर तहत आता है, ये वजारत और ये शोबा। अच्छा, फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ECC में जब के इलेक्ट्रिक की तरफ से टैरिफ या बिजली की कीमत में इजाफे की बात आती है तो आप बगैर सोचे समझे 5 बड़े वजीर बैठकर उसकी मंजूरी दे देते हैं और उसमें कोई अवाम की पब्लिक हियरिंग नहीं होती है। उसमें कराची के लोगों को, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को, जो कि जिनकी जिंदगी अजीरन हो गई, डॉक्टर्स और WHO कहते हैं कि भाई घर में रहें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ जो घर में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी घर में हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन हो या तो अब इस सूरत में अगर उनको घुट घुट के ही मरना है तो फिर एक दिन बहुत ये लावा पक रहा है और अगर ये लावा फट गया, इंतशार होगा, एनार्की होगी, तो अगर के इलेक्ट्रिक जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही तो कम से कम वफाकी हुकूमत को तो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और वफाकी हुकूमत इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल में जब दुर्रे बरसाने हैं कराची वालों पर, उन पर एक और कयामत ढानी है तो वो 3 रुपया फी यूनिट बिल में इजाफा कर देते हैं नर्ख में। लेकिन जब उनको रिलीफ देनी है, देखे ना अब भी बारिशों में गो के कम बारिशें हुई, लेकिन जहां नंगे तार गिरे या खंभों की इंसुलेशन सही नहीं थी वहां अमवात हुई है। इस मरतबा भी, पिछली मरतबा जो अमवात हुई थी उसका हिसाब निपरा की रिपोर्ट है जनवरी-फरवरी 2020 की के इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत उसमें शामिल है। हाफिज साहब, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हुकूमती तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद है, फारूक साहब भी हैं। जी देखें, अभी आलमगीर साहब ने जो बात की, ज़ाहिर वफाकी हुकूमत के MNA PTI के, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो जो अब ये जो बात है ना कि माजी में इनको टैरिफ मिलता रहा, माजी में इनको ये होता रहा, 2 साल का माजी तो इनका अपना भी हो गया है ना।
और इस 2 साल के अंदर भी तो इन्होंने अब ये जिस तरह अभी फारूक ने बताया कि 3 रुपए 2 रुपए 89 पैसे का इन्होंने इजाफा किया ना, इन्हीं के वजीरों ने, इन्हीं के एमएनए एमपीएस ने किया है ना। इसी तरह से पिछले साल 50 से ज्यादा अमवात हुई थी। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनके एमएनए अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल नहीं करते? क्या आप दुनिया जहान की चीजों पे ट्वीट करते हैं, लेकिन जब 50 आइली की वजह से हुई, कराची के शहरी जाँ बाक हो गए, हलाक हो गए, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट तक नहीं की थी। वो कराची का जब उन्होंने विजिट किया तो किसी का दौरा नहीं किया, कोई कलेक्टर के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की, और नेपरा ने जब इनके ऊपर जुर्माना आयद किया तो इस जुर्माने को जो है और जो मुआवजे की बात की गई थी तो उस पर उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट करवाया। हम गए कोर्ट के अंदर, हमने वहां से ये इसको जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहरवाया, लेकिन एफआईआर कटवाने में मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं, इसलिए कि इनके हाथ लंबे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इनके साथ मिला हुआ हो, जब जो है वो सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही हो, लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें सब साथ मिलकर फैसले करते हो, तो ज़ाहिर है ये इदारा तो इसी तरह से जो है मस्तहाती बन जाएगा। तो हाफिज साहब, आपका सवाल रखती हूँ आलमगीर साहब के सामने आपका सवाल रखती हूँ। आप सुन रहे होंगे इनका कहना है हाफिज साहब का कि जब वजीर आजम भी उसमें शरीक हों तो कैसे हल निकलेगा? अच्छा, ये सवाल शायद उन्होंने सुना या सवाल देने से पहले ही आलमगीर साहब, ये सवाल जरा मुश्किल है, ये सवाल का जवाब आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो विफाकी हुकूमत का शेयर 24% है, अबराज ग्रुप का 66% है। अब मसला ये है कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, 2005 में इसको पहले बेचा एमक्यूएम और मुशर्रफ ने, 2009 में एमक्यूएम और जरदारी साहब ने। अब पीटीआई के साथ एमक्यूएम मुश्तरका तौर पर हुकूमत में है। सिंध हुकूमत का नूरियाबाद का प्लांट चल रहा है, उसको गैस फराहम करवा दी, उनका मसला हल हो गया। वो 100 मेगावाट जो है वो बिजली फराहम करते हैं, उसके पैसे पूरे पकड़ लेते हैं। तो ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं कि इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के साथ, जो इंटरनेशनल चोर के तौर पर और डाकू के तौर पर साबित हो चुका है। पाकिस्तान में उसको खुली छूट है और करप्शन के खिलाफ तहरीक चलती रहती है, इसलिए अवाम को निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि देखें, अगर आप बिल की तरफ देखते हैं ना, अभी के इलेक्ट्रिक की अगर तर्जमान होती तो हम कम से कम वो बात तो करते हैं, ठीक है उनको हमारी नहीं, उन्होंने आपके जवाबात नहीं देने थे, आपके सवालों के जवाबात नहीं देने थे, सिर्फ मेरे सवाल सुनने थे। हमें पता है कि वो कभी भी कंज्यूमर्स की बॉडीज को या हम सीआरपीसी को नहीं पसंद करते होंगे, क्योंकि हमें तो आवाम की और सारिफ की बात करनी है ना। आप बिल में चले जाएं, बिल पे देखें जो गवर्नमेंट के अपने जो टैक्स है, उसके अलावा आप देखें कि पीक आवर्स, ये कौन सी बदमाशी है। एक ऑनलाइन टैक्सी आई, पीक आवर्स उसने शुरू कर दिए, मोबाइल कंपनी है उन्होंने पीक आवर्स। कैसे नेपरा इनको इजाजत देता है? ये नेपरा कोई खलाई मखलूक है क्या? ये नेपरा क्या यहाँ बैठ के इंसानों में नहीं होता? नेपरा क्यों नहीं हमसे पूछता? अच्छा, फिर एक बात है, अभी एमएनए साहब फरमा रहे थे ये रेगुलेटर अथॉरिटी, भाई एक प्राइवेट अदारा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो कोई अथॉरिटीज का काम है उस पर छापे मारे, उसको जाके चेक करे। क्या होता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन करते हैं, अरबों रुपए का उसको आप सब्सिडी दे देते हैं, तो क्या फायदा हुआ? आपने क्या कोई भी नेपरा ने आज तक जो सिंगल फैसला भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया है तो उसका कोई के इलेक्ट्रिक को नुकसान नहीं होता है। लोग जितने यहाँ अमवात हुई उनको कौन सा पैसा मिल गया? बेग साहब ये सवाल भी करेंगे। अभी हमारे साथ SSGC के तर्जुमान इस वक्त मौजूद है, शहबाज इस्लाम साहब। वेलकम टू द शो। शहबाज साहब, बात कर रहे हैं हम के इलेक्ट्रिक की और आपकी तरफ भी बात आ जाती है, तो आप इस तमाम सूरत हाल को देख ही रहे होंगे, और जो के इलेक्ट्रिक कहता है, विफाक कहता है, सिंध हुकूमत कहती है, वो भी। तो अब तमाम सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे पास एक सर्टेन डिमांड होती है ईयर टू ईयर बेसिस के इलेक्ट्रिक की। नाउ समर्स में इस टाइम पे हमारी जो उनकी डिमांड होती है वो होती है कोई 130 MMCFD। नाउ ये जो भी गर्मी हुई, कुछ ऑयल शॉर्टेज का हुआ था इशू, तो उसकी वजह से इन्होंने हमसे डिमांड बढ़ाई थी। इन्होंने कोई हमसे 100 MMCFD कोई 15 दिन के लिए कहा था कि बढ़ाएं। हमने वो बढ़ा दी थी। अभी भी एज ऑफ टुडे जो उनकी नॉर्मल डिमांड होती है 190 MMCFD, उसके अगेंस्ट हम कोई 290-295 MMCFD गैस एज ऑफ टुडे दे रहे हैं। सो जो उनकी नॉर्मल डिमांड हमें हमेशा रही है ओवर द इयर्स, उससे हम 100 MMCFD एज ऑफ टुडे ज्यादा दे रहे हैं।
ठीक है, ये आपका वर्जन तो हमारे सामने आ गया, आपने क्लियर कर दिया कि आपसे जो डिमांड की जा रही है आप उसके मुताबिक सप्लाई करें। आपके इलेक्ट्रिक के तर्जुमान साहिबा यहाँ मौजूद होती तो कोई बात करती, मेहमानों के सवालात के जवाब ना देती, मैं ही जो कह रही होती वही सुन लेती। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, आप कराची की गलियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने सियासत का आगाज़ यहाँ से किया, आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं। अब आप देखें कि इस तमाम सूरत हाल में मुझे तो ये लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे हो जाना चाहिए, इकट्ठे होकर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि एहतजाज का तरीका हमें खान साहब ने सिखाया है। हमें सड़कों पे आना चाहिए या हमें मेरे ख्याल में खाके बनाने चाहिए पीएम साहब के, फिर जाके शायद के इलेक्ट्रिक सुधरे। मेरी तो ये खुली ऑफर है कि कोई भी सियासी जमात अगर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेगी तो मैं उसमें शरीक हूँगा। मुझे अगर वो दावत देंगे, बिन बुलाए जाना ज़रा मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने अपने जो एहतजाज था जो 4 जुलाई हफ्ते को किया था, तो उसमें मैंने कुछ सियासी जमातों को दावत दी थी। अच्छा। तो PATI पाकिस्तान अवामी तहरीक के नुमाइंदे आए थे और ताजिरों की बहुत बड़ी तादाद आई, कराची के यूथ और उसकी जो मुख्तलिफ तंजीमें वो आई, स्टूडेंट्स आए और मुख्तलिफ बरादरियाँ भी आई, कम्युनिटीज़ भी आई, और ज़ाहिर मेरे वर्कर्स तो आए। तो इसका मतलब है कि अब हमें जाहिर है कि अगर ये तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ तो सारे MNAs MPs कैंप लगा के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन अच्छा, एक छोटी सी बात करना चाहूँगी यहाँ पर। एहतजाज करते रहे हैं, ये जो अभी हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने एहतजाज बहुत किया, लेकिन पिछले साल जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, JDC के ज़फ़र अब्बास साहब हैं, आप जानते होंगे उन पर पाबंदी है, अभी तक वो बात नहीं कर सकते। तो क्या इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि एहतजाज मुमकिन भी हो पाएगा या सलाखों के पीछे भेज देंगे सबको? देखिए, वो तो फिर जो भी एहतजाज करेगा, जिसकी आवाज़ भी कुछ लोगों की समातों को और कानों को नागवार गुजरेगी, वो आवाज़ फिर बंद कर दी जाएगी। जैसे JDC के ज़फ़र अब्बास के साथ हुआ, वो इस शहर का बेटा है, हमारी तरह वो भी यहाँ की गलियों, मोहल्लों और बस्तियों में पला बड़ा है, और जाहिर है उसने लोगों के दर्द को महसूस करके एक मसले को इतना हाईलाइट किया कि निपरा मजबूर हुई, और उसने जब तहकीकात की तो जो करंट लगने से लोग जाँ बाख हुए थे उसमें से अक्सर के इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत से जाँ बाख हुए, और तो निपरा ने ये रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन ना वजीर आजम ने, ना वजारत पानी और बिजली ने, ना ECC, ना निपरा ने, यानी किसी ने भी फिर किसी को किसी भी सजा का मुस्तहक नहीं ठहराया। सिर्फ ये बता देना कि मुजरिमाना गफलत है, आपने क्या उन पर पेनल्टी लगाई। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर तो आवाज़ भी उठाई जाए तो फिर आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, शकील बेग साहब थे, हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का, और हमारे मेहमानाने ग्रामी हमारे साथ मौजूद थे। और मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम में नूर अफशां भी मौजूद होती, ताकि जितनी सारी चीज़ें उनके बारे में कही जा रही थी, जो बातें की जा रही थी, वो कुछ तो बोलती, कुछ तो कहती, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतनी सारी चीज़ें जो उनकी बातें कही गई थी, हमने उस पर भी एग्री करते हुए उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी। फिर तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे सवालात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तयक्कुन में तब्दील हो जाता है। हमने आज कोशिश की कि इलेक्ट्रिक जो है उस पर बात की जा सके, मसले जो हुए हैं उन मसलों को हल की तरफ लेके जाया जा सके, लेकिन के इलेक्ट्रिक मुझे लगता है कि मसलों का हल नहीं चाहती है। वफाकी हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदारा अब आप अपने आप को अपोजिशन जमात में ना समझें। ये एहतजाज अपोजिशन किया करती है, अवाम किया करती है, हुकूमतें अवाम के मसाइल का हल तलाश करती है। खुदारा इससे पहले कि कराची की अवाम सड़कों पर आ जाए, उनके मसलों का हल तलाश कर लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फराह इकरार और अवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।